हाय, कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। तो आज हम अपना पार्ट 5 पढ़ेंगे और पार्ट 5 में जो हम पहला पढ़ेंगे वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के से आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक दिए गए? आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 71 तक। ठीक। तो पहले एक बार हम इनमें के कुछ इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं या जो अनुच्छेद हैं उनको याद कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको राष्ट्रपति एक एक करके पढ़ाता हूँ। तो इसको याद करने की ट्रिक जो है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो ऐसे याद रख सकते हैं। पकानी को का द्वयो दशम। आई होप आपने इससे पहले भी इसको पढ़ा होगा। पा से होता है पद, का से होता है कार्यपालिका, नी से होता है निर्वाचन, को से होता है कोटा, का से होता है काल, दो से होता है दोबारा नियुक्ति, यो से होता है योग्यता, दा से होता है दशाएं, सा से शपथ और मा से महाभियोग। इसके बाद एक और आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर 72, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो इतने आर्टिकल अगर हम याद कर लेंगे तो फिर हमारा जो राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी सवाल है वो नहीं छूटेगा। ठीक है। तो ये तो ट्रिक याद करनी है कि राष्ट्रपति के जो अनुच्छेद हैं संबंधित वो, लेकिन हमें राष्ट्रपति के अनुच्छेद याद करने से ज़्यादा हमें समझना होगा कि इसके अंदर क्या है। क्योंकि आपसे ये नहीं पूछेगा कि बोले बेटा अनुच्छेद 53 में क्या है, वो इसके अंदर का पूछेगा कि अनुच्छेद 53 में क्या है। और उससे जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यानी कि आपको दो स्टेटमेंट दे दी और आपसे बोला कि बताओ इनमें से कौन सी सही है कौन सी नहीं। ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं, या ऑप्शन बी केवल ए, ऑप्शन सी केवल बी, ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। ठीक। तो हम एक एक करके समझते हैं और अपना राष्ट्रपति का जो संबंधित है प्रावधान उनको देखते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डाल लो राष्ट्रपति। क्या? राष्ट्रपति। अच्छा, आप तो पहले मेरे को ये बताओ कि जो राष्ट्रपति का पद है वो कहाँ से लिया गया? वो लिया गया यूएसए से। कहाँ से? यूएसए से। क्यों? क्योंकि जो हमने वैसे तो अपना जो संसदीय मॉडल है या जो संसद का मॉडल है वो हमने कहाँ से लिया है? वो लिया है यूके से, इंग्लैंड से। लेकिन हमने जो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ प्रेसिडेंट नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है उसकी जगह पे? क्वीन या किंग। क्वीन या किंग। ठीक। तो हमारे देश में तो कोई क्वीन या किंग था नहीं, तो हमने क्या किया? यूएसए से राष्ट्रपति का पद लिया। ठीक। तो सबसे पहले अगर कोई पूछेगा, ये अगर एग्जाम में कभी भी आ जाता है कि राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, तो हम बता सकते हैं राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? हमारे यूएसए से। ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में। तो हमारा जो अनुच्छेद 52 है वो कहता है कि राष्ट्र में क्या होगा? एक राष्ट्रपति का पद होगा। ठीक। 52 क्या बोलता है? पद होगा। यानी कि राष्ट्रपति जो होगा वो उसका राष्ट्रपति का एक पद होगा, वो भारत का राज्य प्रमुख होगा। वो क्या होगा? भारत का राज्य प्रमुख। ठीक। उसके बाद अच्छा, एक चीज यहाँ पे और याद रखने वाली है। तो इसका मतलब जो हुआ कि हमारे जो भारत का राज्य प्रमुख है अगर वो राष्ट्रपति है, तो फिर हमारे पीएम साहब क्या करते हैं? ये जो ऐसे मान लो कि जो हमारा ये भारत का राज्य प्रमुख है वो तो हमारे प्रेसिडेंट साहब होते हैं, लेकिन हमारा जो वास्तविक में प्रमुख होता है ना, ये हमारे पीएम जी हैं। ठीक है। वरना आप तो बोलोगे कि हमने तो प्रधानमंत्री को नहीं चुना था और फिर सारे निर्णय कौन ले रहा है? प्रेसिडेंट, जिसके चुनाव में तो हम भाग भी नहीं लेते। खैर, पर आप लेते हो, आप राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हो। जिसने भी भाग लिया हो वो कमेंट में लिख देना कि हाँ भाई मैंने प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट डाला है, ज़रा अंदर सापे में ले हूँ। आप भाग नहीं लेते कि लेते हैं? देखिए, चलिए देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन। क्या? राष्ट्रपति का निर्वाचन। कि राष्ट्रपति जो है हमारा वो चुना कैसे जाता है। ठीक। तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, निर्वाचन के जो तरीके होते हैं दो होते हैं। कौन कौन से? पहला तो है प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष तरीका वो होता है जिसमें जो कैंडिडेट होता है उसको लोग डायरेक्ट वोट करते हैं। जो कैंडिडेट होता है इसको लोग क्या कहते हैं? डायरेक्ट वोट डालते हैं। अप्रत्यक्ष तरीका वो होता है जैसे मान लें यहाँ पे कोई कैंडिडेट है, एक्स नाम का कैंडिडेट है, तो लोग इसको डायरेक्ट वोट नहीं डालेंगे। लोग पहले कुछ लोगों को चुनेंगे। कुछ लोगों को क्या चुनेंगे? क्या करेंगे? चुनेंगे। और वो चुने हुए लोग इसको वोट डालते हैं। तो चुन हम ही रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट वोट ना करके इनडायरेक्ट वोट कर रहे हैं। ठीक। तो राष्ट्रपति का चुनाव पहले तो क्या याद रखेंगे? कैसा होता है? अप्रत्यक्ष। कैसा? अप्रत्यक्ष। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है। कैसे? अप्रत्यक्ष। ठीक।
उसके बाद दूसरी बात आती है कि राष्ट्रपति के चुनाव में फिर अगर हम वोट तो डालते नहीं, डालता कौन है? 3 लोग। पहले तो दोनों सदन, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। अच्छा, तो यहाँ पे निर्वाचित सदस्य क्यों लिखा? क्यों? क्योंकि जो हमारे दोनों सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और कौन सा? राज्यसभा। इसमें से राज्यसभा में 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट नहीं चुने जाते हैं, जिनको क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। क्या किया जाता है? मनोनीत, यानी कि उसको राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, तो वो लोग इसमें भाग नहीं लेते। केवल कौन से सदस्य? निर्वाचित सदस्य। ठीक। दूसरा, सारी राज्य विधानसभाएं, जितने भी हमारे देश में राज्य विधानसभाएं हैं, जितनी भी राज्य विधानसभाएं, उसके निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। ठीक। और जो हमारी यूटी है, यूटी कौन सी? दिल्ली, पौंडुचेरी, तो इन जैसे कश्मीर, तो ये सारी जो यूटीज हैं, इनकी विधानसभा के कैसे सदस्य? निर्वाचित सदस्य। कैसे? इन विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक। तो हमने यहां से जाना कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन लोग भाग लेते हैं? ये 3 लोग। तो आपसे अगर कभी भी कोई पूछ ले कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, तो सबसे पहले दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, फिर राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, सारे यूटीज के निर्वाचित सदस्य। अच्छा, मनोनीत वाले नहीं लेंगे, ये वो जब चुना जाएगा तब तो भाग नहीं लेंगे, लेकिन जब राष्ट्रपति को अभी आगे पढ़ाऊंगा हटाया जाएगा तब भाग लेंगे। पहली चीज क्लियर हो गई। ठीक। अब दूसरी बात आती है यहाँ पे कि क्या, जैसे मान लिया हमारे जो भी एमएलए और एमपी होते हैं, एमएलए एमपी होते हैं, तो क्या उनका वोट सेम होता है? उनकी वोट की वैल्यू, मान लिया कि ये एक एरिया है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है, या एक निर्वाचन क्षेत्र है, इस निर्वाचन क्षेत्र का नाम मान लिया हम कह देते हैं अमेठी। तो जब हमारे सांसद चुने जाएंगे तो एक सांसद चुना जाएगा, लेकिन जब हमारा उत्तर प्रदेश के चुनाव होते हैं तो देखा होगा इसी अमेठी को क्या करते हैं, कई सारे विधानमंडल के निर्वाचित क्षेत्रों में बांट देते हैं। तो क्या इनके में जो एमएलए चुने गए और जो एमपी चुने गए, इनका वोट इक्वल होता है? तो नहीं। तो कभी भी ऐसा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो उसका उत्तर क्या होगा? नहीं। ठीक, समझ गए। अब हम बात करते हैं तीसरी, वो है कि हमारा तरीका क्या है। क्या है? तरीका क्या है। ठीक, तरीका क्या है? सबसे पहले तो हम राष्ट्रपति का चुनाव कैसे करते हैं? अनुपातिक प्रतिनिधित्व। कैसा? आनुपातिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। कलर चेंज कर लेता हूं। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार कौन सी प्रणाली? एकल संक्रमणीय। कौन सी? एकल संक्रमणीय प्रणाली। ठीक, इसको याद रखेंगे, एकल संक्रमणीय प्रणाली। अच्छा, इसमें होता क्या है बताता हूं। तो सबसे पहले तो 2 चीजें, अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा कौन सी प्रणाली? एकल संक्रमणीय प्रणाली। ठीक, ये एकल संक्रमणीय प्रणाली क्या होती है? देखो, जैसे हम क्या करते हैं कि जब हमारे देखा होगा सबसे पंचायत के चुनाव होते हैं, ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, तो ऐसे हमारे मान लिए 4 कैंडिडेट हैं। हमारे गांव में कितने वोट थे ग्राम पंचायत में? 100। तो मान लिया ये कैंडिडेट ए है, ये कैंडिडेट बी है, ये कैंडिडेट सी है और ये कैंडिडेट डी है। ठीक, 100 वोट में से इस कैंडिडेट को मिले 15 वोट, इसको मिले मान लिया 35 वोट, और इसको मिले 40 वोट, और इसको मिले 10 वोट। तो हम किसको जीता मान लेते हैं? इसको। लेकिन अगर वास्तव में आप देखोगे कि तो क्या, जैसे 100 लोग थे, तो क्या इसको आधे लोगों ने भी अपने मन से चुना था कि हम इसको अपना जो है ग्राम पंचायत का मुख्य प्रधान बनाना चाहते हैं? तो जवाब है नहीं। तो ये तो हमारा हो गया कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, कि जिसके सबसे ज़्यादा वोट वो जीत जाएगा। लेकिन हमारा जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे 4 मेंबर थे, 1 2 3 4, इनका नाम है ए, इनका नाम है बी, इनका नाम है सी और इन जी का नाम है डी। ठीक है, तो ये चारों लोग हैं।
अब क्या करेंगे, हम इनके नाम के आगे ऐसे कॉलम बना देंगे। बना दिया, ठीक। ये हमारे 4 कैंडिडेट चुनाव में खड़े हुए। अब जब आप वोट देने जाओगे ना, तो आप इनको, ये नहीं कि आप इनको वोट दोगे, आप इनके नाम के आगे वरीयता लिखते हैं। जैसे मैंने इनको 1 वरीयता दी, इनको 3 दी, इनको 4 दी, इनको 2 दी, ये आपका वोट हो गया। आपके बगल वाला आया, उसने बोला कि मैं इनको दूंगा 2, इनको दूंगा 1, इनको दूंगा 2, इनको दूंगा, सॉरी इनको दूंगा 3, इनको दूंगा 4। फिर एक आदमी और आया, उसने इनको दिया 1, इनको दिया 2, इनको दिया 3, इनको दिया 4, ऐसा करके 3 वोट पड़े। तो हमें जो कुल वोट प्राप्त करने होते हैं किसी भी राष्ट्रपति को चुनाव कर जीतने के लिए, वो प्रथम वरीयता के 50 प्लस 1, ठीक, 50% प्लस 1, यानी जैसे कि मान लिया कुल वोट, जितने भी वोट पड़े उसका बटे 2 और प्लस में 1 वोट, जितने भी वोट। अच्छा, तो मान लिया जैसे प्रथम वरीयता का वोट पड़ा, ए को मिल गए, मान लिया यहाँ पे 3 वोट पड़े और ए को 2 वोट मिल गए 1 के, तो ए जीत जाएगा। लेकिन अगर मान लिया ऐसी स्थिति आ जाती है कि जैसे ए को मिले, ए को 1 नंबर दिया 40% लोगों ने, उसके बाद बी को 1 नंबर दिया 10% लोगों ने, सी को 1 नंबर दिया 30% लोगों ने, और डी को 1 नंबर दिया कितने परसेंट लोगों ने, 20% लोगों ने। कितने, 20% लोगों ने। तो फिर क्या करते हैं, ए को विनर घोषित नहीं किया जाएगा, ए को जीता घोषित नहीं किया जाएगा, घोषित नहीं करेंगे। तब क्या होगा, तब इस स्थिति में जो सबसे जिसको कम वोट मिले हैं 1 नंबर की वरीयता के, यहाँ पे किसको मिले, बी, तो इसके वोट को क्या किया जाएगा, बराबर बराबर सब में बांट दिया जाएगा, यानी 3.33 3.33 3.33 सब में बांट दिया जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 नंबर की वरीयता देखेंगे, किसकी, 2 की वरीयता। तो मान लिया जैसे ए को 56% लोगों ने 2 वरीयता दी थी, तो क्या हो जाएगा, ए हमारा विजयी हो जाएगा। तो समझे हमारी एकल संक्रमणीय प्रणाली, तो हमारा ए क्या हो जाएगा, विजयी हो जाएगा, ठीक। अच्छा, यहां से एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखने की है कि मान लिया मान लो कि अगर जो राष्ट्रपति है, यहां से इंपॉर्टेंट डाल के आप लिखिए, अगर मान लो राष्ट्रपति है, ठीक, और उसके चुनाव में कोई विवाद हो जाता है, कि मान लिया कोई भी बोल रहे कि ऐसे ऐसी समस्या है, तो कोई विवाद हो जाएगा, तो इसका जानते हो निपटारा कौन करता है, विवाद का निपटारा कौन करेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि, जैसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, बहुत सारे लोग तो कोई नहीं कहता, इसका ऑप्शन में दे देगा आपको निर्वाचन आयोग। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उसमें गलती में टिक कर देते कि निर्वाचन आयोग होगा, नहीं, इसका निपटारा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कौन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अंतिम फैसला उन्हीं का होगा। अच्छा, इस बार यहाँ पे एक बात और याद रखने वाली है कि आप केवल इस आधार पे चुनाव नहीं दे, वो चुनौती नहीं दे सकते हैं कि जो मंत्रिमंडल था वो कैसा था, अपूर्ण था, कि भैया पूरे मंत्री नहीं थे, अगर इतने लोग होते तो हम चुनाव जीत जाते। आप इस आधार पे चुनौती नहीं दे सकते, चुनौती नहीं दे सकते, ठीक। उसके बाद एक चीज और यहाँ पे पॉइंट डाल के लिख लीजिएगा, पॉइंट नंबर 3 हमारा है क्या, कि अगर मान लिया सुप्रीम कोर्ट किसी प्रेसिडेंट के चुनाव को, प्रेसिडेंट का जो चुनाव होगा उसको अवैध घोषित कर दे, क्या कर दे, अवैध घोषित कर दे, ठीक, तो जो उसने काम किए हैं ना वो अवैध नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, अभी बताता हूं, अवैध नहीं होंगे। क्यों, देखो, जो हमारा राष्ट्रपति है वो कोई वास्तविक प्रमुख तो है नहीं, वो तो वही काम करता है जो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री सलाह देते हैं। तो उसने जो भी काम किए होंगे उसने स्वयं नहीं किए होंगे, वो किसने किए होंगे, वो किए होंगे हमारी संसद या पार्लियामेंट में जो हमारे मंत्रिपरिषद होती है, जो भी चुना गया नेता होता है, प्रधानमंत्री होता है, उनकी सलाह पर। तो वो काम हमारे अवैध घोषित नहीं होते, ठीक। इसके बाद बात करते हैं कि जो राष्ट्रपति होता है, ठीक, इसका एक अर्थ संक्रमणीय पद्धति हो गया, यहाँ हो गया। उसके बाद अब बात आती है कि शपथ, आहार्यताएं और शपथ, शपथ, आहार्यताएं एवं शर्तें।
ये चीज़ क्या है समझते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं इनको शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI। इनको शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक, क्लियर हो गया। अगर मान लिया, अगर ऐसी स्थिति हो जाती है कि जो हमारे CJI साहब हैं वो भी हैं नहीं, तो जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है वो क्या कर देता है? शपथ दिला देता है। शपथ तो आपको याद रखनी नहीं, वही सब लेते हैं शपथ की मैं राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के से पूर्व जो शपथ लेते हैं कि मैं शपथ लेता हूँ उसकी श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्य पालन करूंगा, संविधान विधि के परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, सेवा कल्याण निरत होंगे सब। तो ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि इनको शपथ कौन दिलाता है? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर वो नहीं है तो कोई भी वरिष्ठतम जज। कौन? वरिष्ठतम जज। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि इसके जो पद है या जो भी पोस्ट है हमारे प्रेसिडेंट साहब की, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? क्या एलिजिबिलिटी? यहाँ से आपको हमेशा प्रश्न मिलेगा। सबसे पहले तो जो एज है वो कितनी होनी चाहिए? 35। एज कितनी होनी चाहिए? 35। दूसरा, भारत का नागरिक, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक। ठीक, तीसरा क्या है? तीसरा कहता है कि लोकसभा के लिए जो निर्वाचित होने वाले सदस्य हो ना, मतलब लोकसभा में क्या होता है कि पागल दिवालिया ना हो और ये सारी चीज़ें, तो वही सारी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यताएं हैं वो भी होनी चाहिए। इसके बाद क्या है? लोकसभा का जो सदस्य निर्वाचित होने की अहर्यताएं। ठीक, ठीक, तो हमने 3 चीजें समझी। पहले तो भारत का नागरिक हो, उम्र कितनी? 35, लोकसभा के सदस्य, ये तो सबको याद रहता है, ये एज वाला में भी भूल जाए, लेकिन ये सब याद रहता है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि मान लिया हाँ, एक चीज और है कि वो किसी लाभ के पद पे ना हो। क्या ना हो? लाभ के पद पे ना हो, याद रखेंगे। अब जो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है यहाँ से, वो ये है कि राष्ट्रपति का जब आप नामांकन करने जाएंगे ना, तो यहाँ पे जैसे सारे चुनाव होते हैं, आपका सांसद बनना है, आपको सिर्फ नामांकन करना है, एक धनराशि जमा करनी है बस। वहाँ राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति के चुनाव में कम से कम आपको 50 प्रस्तावक या अनुमोदक वोट अर्जित करने ही पड़ेंगे। क्या? 50 प्रस्तावक / अनुमोदक क्या? अनुमोदक होने चाहिए। अच्छा, प्रस्तावक अनुमोदक कि आप चाहे राज्यसभा या लोकसभा या इनसे सदस्यों से आपको एटलीस्ट 50 लोग ऐसे होने चाहिए जो कि आपको कहें कि नहीं भाई, हाँ ये हम मतलब आपको प्रस्तावित करें कि नहीं ये हमारे कैंडिडेट हैं या ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि अगर ये व्यवस्था नहीं बनाई जाती तो कल को कोई भी उठ के खड़ा हो जाता कि भाई मुझे प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना, और अननेसेसरी क्या करते, समस्याएं उत्पन्न करते। तो ये क्या किया गया कि चुनाव में सही कैंडिडेट खड़े हों तो 50% प्रस्तावक और अनुमोदक वोट आपके पास होने चाहिए। क्यों? केवल चुनाव का नामांकन करने के लिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं शर्तों की। क्या शर्तें क्या हैं? ठीक, एक एक करके शर्तें समझते हैं कि राष्ट्रपति के होने के लिए मतलब निर्धारित शर्तें क्या की गई हैं। कि देखो, सबसे पहला कहता है कि वो जो सदन है दोनों, चाहे वो राज्यसभा हो या फिर क्या हो, लोकसभा, इनका सदस्य नहीं होना चाहिए। इनका सदस्य नहीं। ठीक, उसके बाद कहता है कि अगर मान लिया है तो वो जब राष्ट्रपति चुना जाएगा, निर्वाचित होगा, तो उससे पहले उसको क्या देना पड़ेगा? अपना त्याग पत्र, पहला है। दूसरा है कि वो कोई लाभ का पद न धारण करे।
लाभ के पद पे ना हो। तीसरा क्या है, वो बिना किराया चुकाए आधिकारिक निवास आवंटित होगा उसे, कि भाई अगर वो जब बन जाएगा ना तो उसे प्रेसिडेंट हाउस मिलेगा, ठीक, और किराया विराया नहीं लिया जाएगा। उसके बाद उसको कई सारे के विभिन्न प्रकार के भत्ते वगैरह मिलते हैं, वो सब आपके बात का टॉपिक है। यहाँ से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के लिख लो महाभियोग, सॉरी राष्ट्रपति की पदावधि इसी में पढ़ाऊंगा, इसमें डाल लो, इसे स्टार बना लो ऐसे करके, कि राष्ट्रपति की कार्यकाल या पदावधि, ठीक, कि राष्ट्रपति का कार्यकाल और पदावधि सब क्या होता है। देखो, जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुना जाएगा तो वो कितने साल तक काम करेगा, 5 साल तक, आइडल कंडीशन में। आइडल कंडीशन में कि वो कितने साल तक काम कर सकता है, 5 साल तक, ठीक। या फिर अगर उससे पहले चाहे तो वो त्याग पत्र दे सकता है, त्याग पत्र। या फिर उसको और कैसे हटाया जा सकता है, अगर वो कोई कदाचार के मामले में पाया जाता है तो फिर उस पर क्या लगाया जाएगा, महाभियोग। क्या, महाभियोग से भी हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है, ठीक। तो राष्ट्रपति क्या, या तो पहले तो 5 साल वो अपना ड्यूटी करेगा, फिर त्याग पत्र से अपना 5 साल पहले भी रिजाइन कर सकता है, या फिर उसको महाभियोग द्वारा संसद भी हटा सकती है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं है, एक व्यक्ति चाहे तो कितनी बार भी राष्ट्रपति चुना जा सकता है, एक व्यक्ति मल्टीपल टाइम क्या बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। अमेरिका में व्यवस्था नहीं, अमेरिका में आप बस 2 बार बन सकते हैं। 2 बार कहाँ, यूएसए में। यूएसए में अगर कोई व्यक्ति चाहे तो 2 बार ही बन सकता है, इसीलिए बराक ओबामा तीसरी बार चुनाव नहीं लड़े, आपको पता होगा, जबकि पॉपुलैरिटी बहुत थी। अब देखो राष्ट्रपति पे महाभियोग, इसके लिए यार एक नई स्लाइड ले लेते हैं, काहे के लिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये। क्या, महाभियोग, क्या लिखिए, सॉरी, ठीक, महाभियोग। अच्छा, महाभियोग होता क्या है कि राष्ट्रपति को जब संविधान का उल्लंघन करे, क्या करे, संविधान का उल्लंघन, संविधान का उल्लंघन, ठीक, तो उसको महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है उसके पद से। बाकी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें इस शब्द को डिफाइन नहीं किया गया कि संविधान का उल्लंघन क्या होता है, पर फिर भी हम इससे लगाते हैं कि कोई भी ऐसा कदाचार करे जो संविधान का ही उल्लंघित कर दे, तो फिर उसको राष्ट्रपति को संसद चाहे तो महाभियोग करके हटा सकती है। अच्छा, इसकी प्रक्रिया बहुत ध्यान से एक एक पार्ट आप लिखते जाना। प्रक्रिया सबसे पहले शुरू कहाँ से होगी, सबसे पहले तो अगर किसी भी संसद के किसी भी सदन में ये प्रारंभ की जाएगी। पहला क्या है कि ये संसद के कहीं भी सदन में, किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकती है, संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकती है, ठीक। ये नहीं है कि आपको लोकसभा या राज्यसभा में कहीं जाना है, ऐसा नहीं कि लोकसभा से शुरू होगी या फिर राज्यसभा से, किसी भी सदन से आरंभ हो सकती है, ठीक। पहली बात हो गई। दूसरी बात ये है, क्या है दूसरी बात, दूसरी बात ये है कि सबसे पहले तो जिस सदन से आरोप लगे हैं ना, उसके 1/4 सदस्य के जो हस्ताक्षर हैं, वो आरोपों पे जिस सदन में लगाए गए हैं उस पे 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। कितने, 1/4 सदस्य जो आरोप लगाए हैं क्या करेंगे, हस्ताक्षर। जो आरोप लगाए उस पर क्या होना चाहिए, हस्ताक्षर, किनका, 1/4 सदस्यों का, और कहीं से भी, लोकसभा या राज्यसभा में से दोनों में से किसी के में भी। एक सेकंड, उसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारा
कि ऐसा करने से जब होगा ना तो राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? राष्ट्रपति को 14 दिन का क्या दिया जाएगा? नोटिस दिया जाएगा। नोटिस किसको सर्व किया जाएगा? राष्ट्रपति को। ठीक। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि जब राष्ट्रपति को मान लिया नोटिस भेज दिया गया, इसके बाद महाभियोग का प्रस्ताव है वो 2/3 बहुमत से पारित करने के पश्चात ये दूसरे सदन में भेजा जाएगा। अभी मान लिया ये राज्यसभा से, फॉर एग्जांपल मानते हैं हम ये राज्यसभा से स्टार्ट हुआ, ठीक। यहाँ पे ये कितने बहुमत से पारित होना चाहिए? 2/3 बहुमत। कितना बहुमत? 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। 2/3 बहुमत से जब पास हो जाएगा तो ये जाएगा दूसरे सदन में। किसमें? दूसरे सदन में। जब ये दूसरे सदन में जाएगा तो फिर क्या होगा? दूसरे सदन में तो सबसे पहला काम इसका है कि ये आरोपों की जांच करे। जो आरोप लगाए हैं उनकी क्या करे? जांच करे। आरोपों की जांच करे, ठीक। आरोपों की जांच कर ली। अब अगर राष्ट्रपति चाहे ना तो वो इसमें उपस्थित होगा तथा वो अपनी जो बात है वो रखेगा। दूसरे सदन जब इसके जांच कर रही होगी तो जो राष्ट्रपति है वो क्या हो सकते हैं? प्रेजेंट हो सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं, ठीक। उसके बाद क्या होगा? दूसरा सदन अगर पाता है कि आरोप सही है तो वो उसको भी कितने बहुमत से? दूसरे सदन को 2/3 बहुमत से। कितने? 2/3 बहुमत से क्या करना पड़ेगा? पारित करना पड़ेगा। हम्म 2/3 बहुमत से पारित करना पड़ेगा, ठीक। और जब ये पारित हो जाएगा उस तारीख से हमारा क्या होगा? प्रेसिडेंट रिमूव हो जाएंगे। क्या होंगे? रिमूव हो जाएंगे। अच्छा, इसमें एक बात याद रखने वाली है कि ये क्वासी जुडिशियल नेचर है, यानी अर्धन्यायिक। कैसा? अर्धन्यायिक। कैसी प्रक्रिया है? अर्धन्यायिक है। अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। अच्छा, इसमें ये भी याद रखना, हाँ, जो मैंने आपको बताया था जब इसके चुनाव की बात की थी, राष्ट्रपति के चुनाव की, तो यहां पे केवल कौन कौन से मेंबर ले रहे थे? निर्वाचित, नामांकित नहीं। नामांकित नहीं। लेकिन जब महाभियोग चलेगा तो निर्वाचित और नामांकित दोनों लेंगे। निर्वाचित और नामांकित दोनों लेंगे, ठीक। समझ गए? ओके, ये तो हमारा हो गया राष्ट्रपति के बारे में इंपॉर्टेंट बातें। अब एक चीज और समझ लो, यहाँ पे आते हैं। 52 आपको आर्टिकल बताया, 53 बताया, 61 तक हमारे निपट गए। अब इसमें बचा क्या है? एक चीज ऐड कर लेते हैं। आई थिंक ये क्लास थोड़ा बड़ी हो जाएगी, इसका दूसरा लेक्चर भी लाऊंगा, वरना तुम लोग तो पढ़ोगे भी नहीं, बोलोगे आधे घंटे से ज़्यादा क्लास है, हम पढ़ेंगे नहीं, ये है वो है। तो इसका जो लेटर हाफ है उसको पार्ट बी में देखेंगे। थैंक यू सो मच क्लास के लिए, और रिवीजन करते रहिए।